हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बैक हॉरर में। दोस्तों, क्या कभी आपने भूतों की बारात का किस्सा सुना है? क्या कभी आपने उन लोगों से मुलाकात करी जिन्होंने कहा हो कि हमने भूतों की बारात को निकलते देखा है? आज की कहानी भी कुछ इसी विषय पर है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, भूतों की बारात। दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र गुप्ता है और मैं यूपी के बरेली का रहने वाला हूँ। दरअसल आज से तकरीबन 26 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। दरअसल आज से तकरीबन 26 साल पहले मैंने साक्षात अपनी आंखों से भूतों की बारात को देखा था और ये किस्सा मैं अब तक अपने गांव में कई लोगों को सुना चुका हूँ और आज ये किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उन दिनों मेरी उम्र तकरीबन 18 साल के आसपास थी और मैं अपने बुआ जी के गांव गया हुआ था। बुआ जी के गांव पहुंचे अभी मुझे 2 ही दिन हुए थे कि मेरी दोस्ती गांव के एक लड़के से हो गई। लड़के का नाम था अविनाश। अविनाश और हम दोनों मिलकर दिन में काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया करते और गांव के कुछ लोग और भी हमारे साथ ही आ जाते। पूरा दिन हम बस गांव में खेलते रहते और शाम के समय गांव में कुश्ती हुआ करती थी, तो मैं और अविनाश शाम को कुश्ती देखने के लिए अखाड़ों में पहुंच जाते और जब तक हम कुश्ती देखकर वापस लौट कर आते तब तक रात हो चुकी होती थी। अंधेरा पूरी तरह से गांव में छा चुका होता था। उन दिनों गांव में बिजली की इतनी सुविधा नहीं थी, तो जल्दी ही लोग खाना पीना खाकर आराम से सो जाया करते थे। लेकिन अविनाश को शराब पीने की काफ़ी बुरी आदत थी और धीरे धीरे करके जब मैं उस गांव में रहने लगा तो ये आदत उसके साथ मुझे भी लग गई। मैं भी अविनाश के साथ कभी कभी 1-2 पैक मार ही लिया करता था और ऐसा ही चलता रहा। मुझे बुआ जी के गांव में रहते रहते तकरीबन 1.5 महीना बीत चुका था और अब मैं उस गांव में हर एक आदमी को जानने लगा था। अविनाश से मेरी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी और अब मैं और अविनाश दोनों काफ़ी ज़्यादा शराब भी पीने लग गए थे। हम रात के समय में चुपके से शराब पिया करते और फिर शराब पीकर मैं आराम से घर आ जाता और घर आकर चुपचाप सो जाता। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन की बात है। उस दिन बुआ जी के गांव में खेल करने वाले लोग आए हुए थे। वही लोग जो कि गांव-गांव जाकर खेल दिखाते हैं, बोतलों को अपने सर से फोड़ते हैं और अपने मुंह में आग लगा लेते हैं। जब वो लोग गांव में खेल दिखाने के लिए आए तो उस दिन मैं और अविनाश काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन हम दोनों खुश इसलिए नहीं थे कि हमें खेल देखना था, बल्कि हमारी खुशी की वजह थी शराब। क्योंकि हम दोनों पहले ही ये प्लान बना चुके थे कि जब ये लोग गांव में खेल दिखाएंगे तो उस समय पर मैं और अविनाश हम दोनों गांव में पीछे की तरफ जंगल वाले इलाके में चले जाएंगे और वहां जाकर आराम से शराब पिएंगे। खेल देखने के बहाने हम आराम से शराब पिएंगे और जब खेल खत्म हो जाएगा तो उस समय पर शराब पीकर आराम से घर आकर सो जाएंगे। और हमने ऐसा ही किया। पहले दिन जब वो खेल चल रहा था तो मैं और अविनाश रात को अपने घर से खेल देखने के बहाने निकले और गांव में पीछे की तरफ जो जंगल था जहां पर खेतीबाड़ी की जाती थी, वहां पर हम एक जगह पर जाकर बैठ गए और आराम से सड़क के किनारे पर बैठकर हम दोनों ने शराब पी। शराब के नशे में हम काफ़ी धुत हो चुके थे। हमें शराब का नशा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। इसीलिए मैंने अविनाश से कहा कि अब तुम और हम दोनों अपने घर चलते हैं और तुम अपने घर जाकर सो जाना और मैं अपने घर जाकर सो जाऊंगा। और ऐसा कहकर मैं और अविनाश साथ साथ आए और फिर मैं अपने घर पर आकर आराम से सो गया। अगली सुबह जब मैं जगा तो मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि शराब पीने की वजह से आज मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई थी। और मेरे लिए एक अच्छी बात ये भी थी कि ये खेल गांव में तकरीबन 9 दिनों तक चलने वाला था, तो मैं और अविनाश अगले 9 दिनों तक आराम से शराब पी सकते थे। मैं हर रोज शाम के समय पर ही खाना खा लेता और बुआ जी और फूफा जी से ये कहकर आता कि मैं गाँव में खेल देखने के लिए जा रहा हूँ। रात के तकरीबन 11-12 बजे तक वापस लौट आऊँगा। इसी बहाने मैं हर रोज अपने घर से बाहर निकलता और अविनाश के साथ उसी पगडंडी पर पहुंच जाता जहां पर हम दोनों शराब पिया करते थे। हमें वहां पर शराब पीते पीते तकरीबन 5 दिन बीत चुके थे
लेकिन छठे दिन जब मैं खेल देखने के बहाने अपने घर से बाहर निकल रहा था, तब शाम का समय हुआ था और जैसे ही मैं घर से बाहर निकलने वाला था तो मेरी बुआ जी ने मुझे रोक कर कहा कि आज अमावस की रात है, जितना जल्दी हो सके खेल देखकर वापस घर आ जाना और गांव में इधर उधर घूमने की कोशिश मत करना। लेकिन मैंने बुआ जी की इस बात को अपने दिमाग पर नहीं लिया और मैं वहां से निकल गया। मैं और अविनाश रात के समय में उसी पगडंडी पर पहुंच गए जहां पर हम दोनों बैठकर शराब पिया करते थे और आज भी रोजाना की तरह हम शराब पी रहे थे। मैंने और अविनाश ने आज कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी और शराब पीने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नशा हो चुका था। और जब हमने काफ़ी देर तक शराब पी ली और हम नशे में पूरी तरह से टल्ली हो चुके थे तो मैंने अविनाश से कहा कि अब हम अपने घर चलते हैं। और इतना कहकर हम दोनों वहाँ से खड़े हुए, लेकिन जब हम वहाँ से चलने ही वाले थे तो हमें अचानक से हमारे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ ऐसी थी कि मानो काफ़ी सारे लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे हों। और ये आवाज़ सुनकर हमने पीछे मुड़कर देखा। जब हम दोनों पीछे मुड़े तो हमें दिखाई दिया कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि नाचते गाते आगे की तरफ बढ़े आ रहे थे। वो लोग दिखने में बाराती लग रहे थे। उन सभी ने नए नए कपड़े पहने हुए थे। दो लोगों के हाथ में बजाने वाले ढोल और मंजीरे थे और उनके पीछे पीछे एक लंबी लाइन थी जिसमें तकरीबन 40 से 45 आदमी होंगे और वो सभी लोग आगे की तरफ हमारी ओर ही चले आ रहे थे। हम दोनों ने जब इतने आदमियों को देखा तो हमें लगा कि शायद कोई बारात जा रही है। मैंने अभिनव से कहा, अरे अभिनव, इतनी रात को बारात आती है क्या इस गांव में? मेरी बात सुनकर अभिनव ने कहा, अरे नहीं, इस गांव में तो नहीं आती और ये रास्ता भी दूसरे गांव की तरफ जा रहा है। कहीं ये दूसरे गांव में तो नहीं जा रहे बारात लेकर। हम दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि देखते ही देखते वो बारात हमारे बिल्कुल करीब आ गई। वो लोग हमारे पास होकर आगे की तरफ गुजरने लगे। जब वो लोग आगे की तरफ जा रहे थे तो मैंने अविनाश से कहा, अरे अविनाश, इनके साथ ही चलते हैं। हो सकता है कि पास वाले गांव में कोई दावत हो, वो दावत हमें भी खाने को मिल जाएगी। मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन हम दोनों कुछ ऐसी ही बातें करके उस बारात के साथ मिल गए। हम दोनों बारातियों के बीचों बीच चले जा रहे थे। वो बाराती हमारे साथ साथ चले जा रहे। हम तकरीबन 500-600 मीटर तक उनके साथ चलते रहे और फिर हमने देखा कि वो बारात एक जगह पर जाकर रुक गई। दरअसल वहाँ पर 3 बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। उन पेड़ों के पास जाकर के वो बारात रुकी और जब वो बारात वहाँ पे रुकी तो वो लोग एकदम से अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। उनके साथ ही हम भी वहीं पर खड़े थे। मैं और अविनाश, हम दोनों मन ही मन में कुछ सोचे जा रहे थे। उस समय पर मैं क्या सोच रहा था मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जब हम वहाँ पे खड़े हुए थे तो मैंने देखा कि अचानक से वो जितने भी आदमी थे वो एक एक करके जमीन पर बैठने लगे। सभी के सभी जमीन पर बैठे जा रहे थे। वो सभी लोग इस तरह से जमीन पर बैठ रहे थे जैसे वो खाना खाने के लिए पंक्ति बना रहे हों और एक एक करके वो सभी के सभी जमीन पर बैठ गए। उनकी देखा देखी ही मैं और अविनाश, हम दोनों भी जमीन पर बैठ गए। और जब मैं और अविनाश हम दोनों उन्हीं के साथ जमीन पर बैठे हुए थे तो उन पीपल के पेड़ों के बगल से निकलकर 4-5 लोग आए। उन सभी के हाथों में बड़ी बड़ी थालियां थीं और वो एक एक करके हम सभी के सामने थालियां रखने लगे। उन्होंने हम सभी के सामने थालियां रख दी। हम सभी, मतलब मैं और अविनाश और इसके अलावा जो लोग वहां पर बैठे हुए थे उन सभी के सामने। इसके बाद उन्हीं 3 पीपल के पेड़ों के बीच से निकलकर और भी कई सारे लोग आने लगे। उन सभी के हाथ में मिठाइयाँ और पकवान थे। कई लोगों के हाथ में मांस, मछली और बकरे के सर भी थे और वो एक एक करके उन सभी चीज़ों को हम सभी को परोसे जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने सभी की थाली में काफ़ी तरह की मिठाइयाँ और बकरे के सर रख दिए। मेरी और अविनाश की थाली में भी उन्होंने बकरे का एक एक सर रखा था। इसके साथ ही हमारी पूरी थाली मिठाइयों से भरी पड़ी थी।
जब उन लोगों ने सभी की थालियों में मिठाइयाँ रख दी तो पीपल के पेड़ के बगल से एक बूढ़ा सा आदमी निकल कर आता है और वो सभी को खाना खाने का इशारा करता है। उसका इशारा देखते ही वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं और उनमें हम भी एक थे, मैं और अविनाश। हम दोनों भी मिठाइयाँ खाए जा रहे थे। मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि उस रात जो मैंने और अविनाश ने मिठाइयाँ खाई थीं वो मिठाइयाँ खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट थीं। इतनी अच्छी और बेहतरीन मिठाइयाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं खाईं। और जो बकरे का सर हमारी थाली में रखा हुआ था हम दोनों उसे भी खाने लगे। हमने उसके मांस को उचेल उचेल कर खाना शुरू कर दिया और जब हमने पूरी तरह से खाना खा लिया तो मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि उन्हीं पीपल के पेड़ों के बीच से फिर से कुछ आदमी निकल कर आए और वो आदमी धीरे धीरे चलकर पंगत में बैठे हुए लोगों को अपने हाथों से कोई चीज दे रहे थे। और जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने एक बड़े से बर्तन से एक मुट्ठी बतासे मेरे हाथ में थमा दिए और जब उन्होंने मुझे और अविनाश को हम दोनों को वो बतासे दिए तब तक मुझे सब कुछ याद है। लेकिन वो बतासे देने के बाद हमारे साथ क्या हुआ मुझे इसके बाद कुछ भी याद नहीं। दरअसल मैं और अविनाश हम दोनों ही उस समय पर बेहोश हो गए थे और जब मुझे होश आया तो मैं अपनी बुआ जी के घर पर था और बुआ जी और फूफा जी दोनों मेरे पास खड़े हुए थे। लेकिन होश में आते ही मेरे पेट में एक अजीब सा दर्द होने लगा। मेरे पेट में अजीब सी ऐंठन होने लगी और ये ऐंठन इतनी ज़्यादा तेज थी कि मैं दर्द के मारे चीख उठा और दर्द के मारे चीखते चिल्लाते मैं अपनी चारपाई से खड़ा हुआ और खड़ा होकर मुझे उल्टी का मन होने लगा और मैंने जमीन पर बैठकर उल्टी कर दी। लेकिन जब मैंने उल्टियाँ की तो मैं खुद भी हैरान था और मेरे साथ साथ मेरी बुआ जी और फूफा जी ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे क्योंकि मेरी उल्टियों के साथ मेरे पेट से छोटी छोटी हड्डियाँ, नाखून और बाल बाहर आ रहे थे। और ये हड्डियाँ, नाखून और बाल ये कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं थे बल्कि तकरीबन 1 किलो के आसपास ये मेरे पेट से बाहर निकले और पूरा का पूरा घर मेरे पेट से निकली हुई छोटी छोटी हड्डियों, नाखूनों और बालों से भर चुका था। घर में चारों तरफ बदबू ही बदबू थी। चारों तरफ एक अजीब सी बदबू आ रही थी मानो मेरे शरीर से कोई सड़ी हुई चीज़ बाहर निकल रही हो। और ये सब देखकर घरवाले हैरान थे। बुआ जी और फूफा जी ये दोनों मुझसे पूछने लगे कि तुमने ये हड्डियाँ, बाल और नाखून कब निगल लिए। तब मैंने रात को मेरे साथ जो भी घटना हुई थी, जिन लोगों के साथ बैठकर मैंने खाना खाया था, उसके बारे में अपनी बुआ जी और फूफा जी को बताया। और उन दोनों को रात की घटना के बारे में बताते ही वो दोनों मुझे गांव के ही एक पंडित जी के पास ले गए। और जब मैं उन पंडित जी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उनके पास मेरा दोस्त अविनाश पहले से ही बैठा हुआ था और वो उसी का इलाज कर रहे थे। और इसके बाद जब मैं भी वहां पर गया तो पता लगा कि अविनाश के साथ भी वैसा ही हुआ है जैसा कि मेरे साथ हुआ था। अविनाश ने भी घर जाकर उल्टियाँ की थीं और उसकी उल्टियों में भी वही हड्डियाँ, नाखून और बाल निकले थे। और इसके बाद उसके घर वाले भी उसे पंडित जी के पास लेकर आए थे। इसके बाद पंडित जी ने मेरा और अविनाश का, हम दोनों का एक साथ ही इलाज किया। और हमारा इलाज करने के बाद पंडित जी ने घर वालों को बताया कि दरअसल कल रात ये जिन लोगों के चक्कर में फंस गए थे वो कोई इंसान नहीं थे बल्कि वो एक भूतों की बारात थी और वो बारात इधर से गुजर रही थी। लेकिन ये दोनों उसके फेरे में पड़ गए और इन्होंने उनके साथ बैठकर खाना भी खा लिया। कहा जाता है कि भूतों की बारात में जब भी आप फंस जाएं तो उनके साथ बैठकर कुछ खाना नहीं चाहिए और जो भी चीज़ वो तुम्हें खाने के लिए देते हैं उस चीज़ को लेने से मना भी नहीं करना चाहिए। उनके सामने वो चीज़ उनसे ले लेनी चाहिए और इसके बाद उस चीज़ को कहीं दूर फेंक देना चाहिए। इसके बाद पंडित जी ने बताया कि ये तो अच्छा था कि इन दोनों ने शराब पी रखी थी और ये उस बारात को देखकर डरे नहीं और डर के मारे इन्होंने वहाँ हड़बड़ाहट नहीं मचाई, क्योंकि अगर ये डर जाते तो फिर इनके साथ कुछ भी हो सकता था
हो सकता है कि वो प्रेत आत्माएं इन दोनों को मौत के घाट उतार देती। जब मैंने और अविनाश ने, हम दोनों ने पंडित जी के मुंह से ये बात सुनी तो उस दिन हम दोनों काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। इसके बाद मुझे तकरीबन 2 दिनों तक बुखार रहा था और जब मैं बुखार में पड़ा हुआ था तो मुझे सपनों में वही प्रेत आत्माएं और वही बारात दिखाई दिया करती थी। वो बारात के लोग मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा करते थे और इसके बाद मैं अपनी बुआ जी के गांव से वापस अपने गांव आ गया और तब से अब तक मैं लोगों को अपने साथ घटी हुई इस घटना के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी बरेली के रहने वाले महेंद्र गुप्ता जी की कहानी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने इससे पहले हमारी कोई भी कहानी नहीं सुनी है तो एक बार हमारे इस चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। इस पर आपको काफ़ी सारी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए मिल जाएंगी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट या कोई ऐसी स्टोरी है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप जिस पे भी चाहें अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।